हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल द नॉलेज ऑलराउंडर में। तो आज हम देखेंगे इसी के आगे अपना चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आगे का पार्ट। तो अब है हमारा अगला टॉपिक एलिमेंट कॉम्पोजिशन, या हम कह सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें जो भी कंपाउंड है तो उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉम्पोजिशन हमें बताना होता है परसेंटेज में। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद कर लेना है, ये वाला, कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कॉम्पोजिशन, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो मास वो जो एलिमेंट है उसका उस कॉम्पोजिशन में जो भी वो है कंपाउंड, तो उसमें उसका मास कितना है और उसको मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड करना है उसको मॉलिक्यूलर मास से, उसके मॉलिक्यूलर मास से। चलो अच्छा, इसको क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है जैसे, फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ C6H12O6। मतलब ये कंपाउंड है और इसमें हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है। तो पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम लोग, इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो भाई चलो निकाल लिया जाए। C6 है, मतलब कार्बन, एक कार्बन का होता है 12 और यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 12 और ऐड कर देंगे इसमें। H के कितने हैं 12, तो और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर है O6, एक O का कितना होता है हमारा 16, ठीक। तो 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 16, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 180। तो ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब हमको हर एक एलिमेंट का परसेंटेज आप निकालना पड़ेगा, ठीक। तो पहले मास इसमें देखो, अब हमें पहले सबसे पहले किसका निकालेंगे, C6 है, H12 है, O6 है, मतलब इसमें C है, H है और O है, मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले कार्बन का निकालें परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज, अब फॉर्मूला देखो, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कॉम्पोजिशन मल्टीप्लाई बाई 100 और मॉलिक्यूलर मास उसका। तो अब इसमें परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास, है ना, उस एलिमेंट का मास इस कॉम्पोजिशन में, मतलब इस कंपाउंड में इस एलिमेंट का कितना मास है, ठीक। तो यहाँ पर देख लो कितना मास है। तो ये कार्बन के लिए 6 मल्टीप्लाई बाई 12 है ना, कार्बन के लिए 6 इंटू 12 है, 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है मास, तो 6 कार्बन है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 12 है, मतलब 72 मास है। इस ये कॉम्पोजिशन है, मतलब ये जो कंपाउंड है, तो इसमें कार्बन का मास 72 आया। और क्या चाहिए अब इसमें हमें, इसको डिवाइड किससे करना है, मॉलिक्यूलर मास से। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर, कार्बन का नहीं, ये मॉलिक्यूलर मास, ये टोटल इसका जो कंपोजिशन है इसका मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं, मतलब जो कंपाउंड है उसका। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल चुके हैं ना स्टार्टिंग में, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया टोटल 180। तो क्या करेंगे हम लोग, 72 मास ऑफ कार्बन अपॉन 180, मतलब ये इसका जो ये कंपाउंड है इसका टोटल मास तो 180 है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 40%। ये देखिए 40% आएगा इसका कंपोजिशन। तो इसी तरह हर एलिमेंट का हमें कंपोजिशन बताना है, परसेंट वो जो कंपाउंड है उसमें कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट है ये निकालना है मेन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन या एलिमेंट कंपोजिशन समझ में आया, कि जो कंपाउंड है उसमें कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है ये निकालना है। इसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, एलिमेंट कंपोजिशन, ठीक। अब देखो, अब इसमें दूसरा कौन सा एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन दूसरे नंबर पे, ठीक। तो दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का हमको मास लिखना है पहले। तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना है, देखो H12 है, H12 एक का कितना होता है 1, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 12 है, तो 12 इंटू 1 मतलब 12 है, ठीक। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 12, और नीचे हमें क्या चाहिए, नीचे हमें इसको डिवाइड करना है, ये जो मॉलिक्यूलर मास है पूरे कंपाउंड का तो 180, तो 12 अपॉन 180, और इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा हाइड्रोजन का भी परसेंटेज आ जाएगा। अब फाइनली ऑक्सीजन का हमें परसेंटेज निकालना है। तो ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखोगे आप तो ऑक्सीजन के 6 हैं, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और यहाँ पे 6 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे तो आएगा 96। मतलब यहाँ पर इस वाले ये जो कंपाउंड है C6H12O6, इसमें 96 आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास है, ठीक है, इतने ऑक्सीजन है, ठीक। तो अब टोटल कंपाउंड कितना है, टोटल है 180, तो 96 अपॉन 180 और इसको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया। अब जब आप देखो कि ये तीनों परसेंटेज को आप वेरीफाई करना चाहो तो इन तीनों परसेंटेज को देख लो आप, तो कार्बन का परसेंटेज कितना है 40% है, और हाइड्रोजन का 6.67 है, और इसका ऑक्सीजन का 53.33 है। अब इसको आप अगर टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा 100 ही तो आएगा तब, है ना, 100 आएगा टोटल परसेंटेज है ना। तो चाहे ऐड करके देख लो, तो 40% प्लस ये 53.33 है, ये 6.67 है, तो इसको हम लोग क्या मान लें, ये हो गया 60, तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 हो गया, 100%,
मतलब पूरे पूरे इसका पूरा ये कंपाउंड जो है, तो पूरे कंपाउंड का जो मास होगा वो 100%, और इस 100% में कौन कितने परसेंट प्रेजेंट है, ये सब बात है। ठीक, तो एलिमेंट कॉम्पोजिशन समझ में आया कि एलिमेंट कॉम्पोजिशन या परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हम लोग ये निकालते हैं कि जो भी कंपाउंड है उसमें कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, उसका परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं कि कौन सा एलिमेंट के उसमें कंपोजिशन में कितना प्रेजेंट है, इसी को परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन खुद से लगाइएगा, यहाँ पर देख लीजिए कितने सारे कंपाउंड है, इनका आप परसेंटेज निकालिएगा। जैसे C12H22O11 है, तो ये अपना निकालिएगा। इसमें क्या कार्बन का निकलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का परसेंटेज निकालना है टोटल इसमें। तो पहले टोटल इसका ये जो टोटल है कंपाउंड, तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, इसका मॉलिक्यूलर मास जो भी आएगा, और फिर कार्बन का जो हो तो उसमें मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह आपको H का निकालना है, फिर O का निकालना है, और इसके बाद ये यूरिया का निकालिएगा, CuSO4 इसका निकालिएगा, इसका ये सब करके देखिएगा। बहुत आसान है, अब तो आसान लग रहा होगा, बहुत आसान है ये। ठीक, समझ में आया किस तरह से करना है? तो ये क्वेश्चन करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन घर में लगाइएगा। अब आगे देखते हैं टॉपिक। ठीक, तो वो है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब इसमें हम आपको सभी बातें बताए दे रहे हैं। तो देखो, कोई भी आपका कंपाउंड होता है तो उसका हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला ही याद करते हैं और वही लिखते हैं। ठीक, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है कि उसके कंप्लीट रेशियो हमें पता रहता है एलिमेंट का। जैसे तो ये ग्लूकोज का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये होता है। अभी देखो, इसके फार्मूले में आपको कंप्लीट रेशियो पता चल रहा होगा, अलग अलग जो भी एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जो रेशियो है तो 6:12:6, इस रेशियो में आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। तो ये हमें कंप्लीट रेशियो बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है ग्लूकोज का, और ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका जो हमें रेशियो पता चल रहा है। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, आप इसको कह सकते हो सिंपल फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला का ही सिंपल फॉर्म से होता है ये एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे ये इसका ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है, तो इसमें देखो C6H12O6 था, अब इसका सिंपल करके लिख दो, इसमें आपको उसका सिंपल रेशियो पता चलेगा। जैसे 6:12:6 में मिल रहा था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो अब इसको सिंपल कर दो, तो सिंपल में यही तो होगा, 6 कॉमन ले लो तो 6 के बदले 1 हो गया। अब 6×2=12 होता है, तो 1:2 रेशियो, और फिर 6 है तो 1, तो ये देखो ये इसका सिंपल रेशियो हो गया। तो यही सिंपल रेशियो या ये सिंपल रेशियो हमको बताता है ये एम्पेरिकल फार्मूला, और इसको सिंपल फार्मूला भी कहते हैं। तो देखो CH2O, ये C6H12O6 में 6 हमने अगर कॉमन के लिए लेकर के इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, CH2O, यही ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें हमें उसका सिंपल रेशियो पता चलता है 1:2:1, ये हमको रेशियो मिला। ठीक, तो इसमें ये रेशियो इसी का सिंपल वाला है, ये 6:12:6 का ये सिंपल वाला रेशियो है। ठीक, तो एम्पेरिकल फार्मूला को हम लोग सिंपल फार्मूला भी कह सकते हैं, और इसमें हमको उस एलिमेंट्स का सिंपल रेशियो मिलता है। तो CH2O ये देखो सिंपल फार्मूला है C6H12O6 का। ठीक, अब इसके बाद देखो, इसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लोग जानते हो, इसमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अब ग्लूकोज का ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लो, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपने 10th में सीखा होगा। अब कार्बन है, इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये 2 इधर ऑक्सीजन की तरफ हो गए, ये 2। ठीक, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के पास 1 होगा बाहर, तो ये 1 हाइड्रोजन का हो गया, ये कार्बन का है, ये भी कार्बन का है। अब देखो ये ऑक्सीजन 8, अब इसकी वैलेंसी पूरी ऑक्सीजन की। अब ये हाइड्रोजन की वैलेंसी देखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी 2, और कार्बन की भी वैलेंसी पूरी है, देखो 1, और ये 1 2 3 4, तो ये और ये 4 2 6 2 8, ये इसकी भी वैलेंसी पूरी कार्बन की। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये आप लोग 10th में बनाना सीख चुके हैं। ठीक, अब ये देखो समझाया है वही ऊपर की पॉइंट्स को कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो ये रिप्रेजेंट्स एक्चुअल रेशियो ऑफ एलिमेंट, ये एक्चुअल रेशियो बताता है एलिमेंट का। जैसे ये ग्लूकोज का भी हमने देखा C6H12O6, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, तो ये क्या है, एक्चुअल रेशियो बता रहा है एलिमेंट का कि 6:12:6, ये एक्चुअल रेशियो बता रहा है एलिमेंट्स का। यहाँ पे एलिमेंट कौन है, C है, मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें हमें कंप्लीट रेशियो पता चलेगा, एक्चुअल रेशियो पता चलेगा, ये किसमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। इसके बाद दूसरा हमारा क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इट रिप्रेजेंट्स सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ फार्मूला। इसके फार्मूला से हमको सिंपल रेशियोज का पता चलेगा। जैसे ग्लूकोज का ही C6H12O6 का सिंपल अगर फार्मूला बनाओ तो क्या बनेगा, 6 कॉमन ले लो, तो इसमें कितना बचेगा, C1H2 और O, तो CH2O बनेगा।
है ना। अब इसमें रेशियो, अब इसमें हमें कंप्लीट रेशियो तो नहीं पता चल रहा है ना, एक्चुअल रेशियो नहीं पता चल रहा है, इसमें हमें सिंपल रेशियो पता चल रहा है कि कार्बन 1 के रेशियो में, हाइड्रोजन 2 के रेशियो में और ऑक्सीजन 1 के रेशियो में, तो ये सिंपल रेशियो में मिला। ठीक, तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला से हमें क्या मिलता है। अब इसके बाद हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें रिप्रेजेंट्स बॉन्ड बिटवीन एटम, ये हमें बॉन्ड बताता है कि एटम के बीच में किस तरह से बॉन्ड बना है, स्ट्रक्चर बनाते हैं तभी तो पता चलता है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग रहा है, किसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, किसके बीच में सिंगल बॉन्ड लग रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो उससे हमें बॉन्ड, एक्चुअल बॉन्ड कहाँ लग रहा है तो वो हमें बताता है एटम के बीच में कहाँ कहाँ बॉन्ड कौन सा लग रहा है। ठीक, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है किससे, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है स्ट्रक्चरल फार्मूला से। इसके बाद इसके बाद जो हमारा ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हमको ये कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन से इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, ये एक्चुअल डीप में हमको जानकारी मिलती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आप देख के बता सकते हो कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इस नंबर का कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है कि इसके साथ बना रहा है, कौन से नंबर का बना रहा है, तो ये सब डीप में जानकारी आपको उससे मिलती है। तो अब इसके बाद हम लोग देखें अगर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में हम लोग एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, किस तरह से, तो वो समझे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला, यही एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल फार्मूला एक ही चीज़ है, अब तो समझ गए होंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला का n टाइम्स, सिंपल फार्मूला का n टाइम्स, और ये n जो है ये इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये इस n की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक और चीज़ याद रखना होगा कि n को किस तरह से निकालना है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन सिंपल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक, तो कितनी चीज़ें हो गई, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला का n, और ये n निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास को या मोलर मास को सिंपल फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करना होगा, तो आपका n आएगा, और यही जो n आएगा तो इसको उठा के यहाँ इस फार्मूले में लिख देना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला का n। तो ये जब यहाँ रखेंगे तब आपका आगे सॉल्व हो पाएगा। एक और फार्मूला आपको याद हो अगर, तो ये याद रख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये वीडी क्या है, वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर मास हमारा ये 2 इंटू वीडी के बराबर होता है। ठीक, तो अब फाइनली अब हम लोग इसके क्वेश्चन लगाए जाए, क्या आप तैयार हैं हम लोग, हाँ अब हम लोग तैयार हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। बस ये चीज़ पॉज करके वीडियो को आप लोग इतनी चीज़ समझ लो कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला का n, और ये n कैसे निकालना है, तो n का निकालने के लिए n हम लोग अलग से निकालेंगे, फिर उसको निकाल के यहाँ पे रखेंगे। तो n का हम लोगों को कैसे निकालना होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास या सिंपल फार्मूला मास। चलो अब इसके क्वेश्चन देखे जाए। हाँ, तो अब देखो, तो अब आ गया हमारा क्वेश्चन सामने। तो क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया गया है, कितना 4.07% हाइड्रोजन है, और इसके बाद 24.27% कार्बन है, तो कार्बन का परसेंटेज दिया गया है। इसके बाद क्लोरीन Cl, क्लोरीन, इसका भी परसेंटेज दिया गया है 71.6%। अब इसका मोलर मास दिया गया है, इट्स मोलर मास इज 98.86। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों चीज़ें हमको निकालनी है, एम्पिरिकल फार्मूला भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते जाइए, एक एक करके बताते हैं। तो पहले आपको एलिमेंट लिख लेना है, इस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले एलिमेंट का नाम लिख लेना है जो भी है एलिमेंट, फिर उस परसेंटेज डाल लेना है, फिर एटॉमिक वेट और उसका रिलेटिव नंबर, सिंपल रेशियो, अभी सब बता रहे हैं। तो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, तो इसमें देखो, इसमें कौन सा एलिमेंट पहले, ये तो आपका है हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। तो चलो पहले हम कार्बन लिख ले रहे हैं, इसमें लिखा है तो कार्बन लिख लो। तो कार्बन लिख लिया, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब कार्बन का परसेंटेज लिखना है, तो कार्बन का परसेंटेज कितना है, ये देखो 24.27, ये कार्बन का परसेंटेज हो गया। हाइड्रोजन का कितना है 4.07%, ये लिख दिया। और क्लोरीन का कितना परसेंटेज है, तो वो भी यहाँ से देख के लिखो कि नहीं लिखोगे, तो 71.65 क्लोरीन का परसेंटेज लिख दिया। अब कार्बन का एटॉमिक वेट पता है कितना है, 12, हाँ 12, ये तो याद करने की चीज़ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5, तो ये आपको याद होना चाहिए एटॉमिक वेट।
चलो अब इसका रिलेटिव नंबर, अब ये रिलेटिव नंबर और ये नई चीज़ है तो ये थोड़ा देखो। तो रिलेटिव नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? रिलेटिव नंबर निकालने के लिए आपको ये जो परसेंटेज दिया गया है इसमें आपको एटॉमिक वेट डिवाइड कर देना है। मतलब ये जो आगे हम लोग परसेंटेज दिया गया है क्वेश्चन में, जो ये परसेंटेज लिख रहे हैं इसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या आएगा? रिलेटिव नंबर आएगा। अब निकालो, जैसे कार्बन का निकालो रिलेटिव नंबर, तो कार्बन का परसेंटेज कितना है? 24.27 और एटॉमिक वेट कितना है? 12, तो 24.27 डिवाइड बाई 12, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना 2 आएगा अप्रॉक्स 2.02। ठीक, 2.02 भाई, 2 तो सीधे सीधे आ रहा है ना, 12 टू जा 24 और 0.27 है तो इसको कराएंगे तो हमारा ये 12 टू जा 24 मतलब 2.02 आएगा अप्रॉक्स। इसके बाद हाइड्रोजन का निकालो, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 4.07, एटॉमिक वेट कितना है? 1, तो 4.07 अपॉन 1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 से खैर कटेगा नहीं इसमें कुछ, तो यही रहेगा 4.07। और इसके बाद क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परसेंटेज ये है, एटॉमिक वेट ये है, तो 71.65 अपॉन 35.5, इसको कटा लेंगे जो आएगा। ठीक, तो इसका भी 2.02 आएगा। चलो, तो यहाँ से हमको क्या मिला? 2.02, यहाँ पे हमें क्या मिला? तो 4.07 ही रहा, और यहाँ से हमको क्या मिला? इसमें हमें रिलेटिव नंबर कितना मिला? 2.02, तो तीनों का हमें रिलेटिव नंबर मिल गया। अब सिंपल रेशियो अगले इसमें निकालना है। तो सिंपल रेशियो क्या होता है कि ये जो रिलेटिव नंबर आपके 3 निकले, ठीक है, तो ये जो रिलेटिव नंबर जो 3 निकलते हैं आपके, इसका 2.02 निकला, इसका कितना निकला? 4.07 निकला, इसका भी 2.02 निकला। तो सिंपल रेशियो निकालने में क्या करते हैं हम लोग कि इसमें से जो सबसे छोटा होता है, ये जो रिलेटिव नंबर निकाले हैं इसमें जो सबसे छोटा होता है, ठीक, उसको ले लेते हैं और उसी से सबके इसमें डिवाइड करा देते हैं, सबके परसेंटेज में, परसेंटेज नहीं सॉरी, सबके इसमें डिवाइड करा देते हैं, सबके से छोटे वाले से ही बाकी सबको डिवाइड करा देते हैं। तो देखो, चलो अच्छा निकाल रहे हैं तब समझ में आएगा। ठीक, तो जैसे कार्बन के लिए देखो, तो कार्बन का यहाँ पर रिलेटिव नंबर कितना आया था? 2.02, और इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा था? 4.07 था दूसरा, और तीसरा क्या था? 2.02। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? ये 2.02 ही वाला तो है, सेम है तो क्या हुआ, लेकिन जो सबसे छोटा तो यही वाला है, तो सबसे छोटा हो गया 2.02। तो अब इसी से सबको डिवाइड कराना है। ठीक, तीनों इधर साइड में लिखे दे रहे हैं हम लोग, इसमें लिखना चाहिए लेकिन जगह के कारण हो सकते हैं ना लिखा हो। तो 2.02, ये तीनों रिलेटिव नंबर आए थे हमारे पास, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, बीच वाला, और आखिरी में क्लोरीन का। तो सबसे छोटा, अब देखो इसका लो पहले, तो इसका कितना है? 2.02, तो 2.02 से अब सबसे छोटे वाले डिवाइड करा दो, तो यही नंबर तो है 2.02। तो मतलब 2.02 से 2.02 को हम लोग डिवाइड करा देंगे तो सिंपल रेशियो आ जाएगा 1। अब इसके बाद दूसरा देखो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के लिए देखो, तो हाइड्रोजन का रिलेटिव नंबर कितना है? 4.07। तो 4.07 देखो यहाँ पर लिखो, तो 4.07 ऊपर लिखा है, 4.07 लिखा है। अब इसमें सबसे छोटे वाले डिवाइड कराना है, तो सबसे छोटा वाला तो यहाँ पे 4.07 तो है नहीं, 2.02 है, तो 4.07 को 2.02 से डिवाइड कराएंगे हम लोग। तो 4.07 को 2.02 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल रेशियो आ जाएगा 2 आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक, अब इसके बाद तीसरा कौन सा नंबर है? तो वो 2.02 है। ठीक, तो इस 2.02 और सबसे छोटा भी 2.02 है, तो 2.02 से कटाएंगे तो सिंपल रेशियो आ जाएगा 1। तो आप समझ में आ गया होगा सिंपल रेशियो किस तरह से निकालना है। तो सिंपल रेशियो क्या आ गया? 1:1, ये आ गया सिंपल रेशियो। कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 1। तो अब इसका सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं? कार्बन है इसका 1, और H का कितना आया? 2, और क्लोरीन का 1, तो ये C1H2Cl, अब 1 तो लिखते नहीं हम लोग, तो इसका मतलब इसका सिंपल फार्मूला क्या हो गया? CH2Cl, और इसी सिंपल फार्मूले को ही तो एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। पलटा के देखो वीडियो, थोड़ा पीछे जाके देखो, तो सिंपल फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला आ गया CH2Cl। ठीक, अब देखो सिंपल, ये जो सिंपल है बोले या एम्पेरिकल बोले, तो इस फार्मूले का वेट निकालना है, तो CH2Cl इसका वेट निकालना होगा। तो वेट निकाल लो, कार्बन मतलब 12, हाइड्रोजन मतलब 2, और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इसका टोटल कितना आ गया वेट? एम्पेरिकल फार्मूला का वेट चाहिए ना हमको, n कैसे निकालेंगे? n निकालना है ना, तो n में निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन सिंपल फार्मूला मास, है ना। अभी पीछे जाके देखो तो उसमें हमको सिंपल फार्मूला की जरूरत है, एम्पेरिकल फार्मूला की जरूरत नहीं है, उसके मास की जरूरत है, तो उसका मास निकालना है हमें। तो इसका मास कितना है एम्पेरिकल फार्मूला का? 49.5 आ गया। अब n निकाल लो, तो n का मॉलिक्यूलर मास अपॉन सिंपल फार्मूला मास या एम्पेरिकल फार्मूला मास है, तो n निकाल आएगा हमारा। मॉलिक्यूलर मास जो है, तो मॉलिक्यूलर मास हमको देखो क्वेश्चन में दिया गया, इट्स मोलर मास इज 98.86, तो मोलर मास क्वेश्चन में दिया गया है, तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, और सिंपल फार्मूला मास हमने मेहनत करके निकाला
है, बस यही तक का खेल है। तो ये 49.5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 98.86 में, जो कि हमको मोलर मास क्वेश्चन में दिया गया है। इसको जब करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 2, और अब रख दो फार्मूले पे। तो फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला का n टाइम्स। अब n हम लोग निकाल चुके हैं, n इज इक्वल टू क्या निकला है हमारा, ये 2 ही तो निकला है। तो ये n इज इक्वल टू जो हमारा 2 निकला है, तो अब n यहाँ पे रख देंगे। सिंपल फार्मूला हम निकाल चुके हैं, सिंपल फार्मूला भी तो निकाल चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा कि नहीं, सिंपल फार्मूला तो पहले ही निकालना है, सिंपल फार्मूला पहले निकलेगा। तो सिंपल फार्मूला तो आप लोग ये निकाल चुके हैं, CH2Cl। तो CH2Cl रख दो, CH2Cl। अब देखो n की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल ली है। तो n की वैल्यू कितनी आई है 2। तो जब ये 2 रख देंगे तो ये CH2Cl और ब्रैकेट के बाहर 2 है। अब ये ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, तो ये 2 अंदर जब जाएगा ब्रैकेट के, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये 2 को अंदर करेंगे, मतलब एक बार C के साथ 2 का मल्टीप्लाई, एक H के साथ, H2 के साथ, एक बार Cl के साथ, तो C2 हो जाएगा। H2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो H4 हो जाएगा, और Cl में Cl2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब समझ में आया किस तरह से करना है, एक बार फिर से देख लो, रिमाइंड करा दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपको मोलर मास दिया जाएगा और परसेंटेज दिया जाएगा, और आपसे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा। पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकलना है, तो निकालेंगे हम लोग कैसे, एलिमेंट लिख लेंगे जो है, उसका परसेंटेज लिख लेंगे, फिर उसका एटॉमिक वेट हम लोग लिख लेंगे जो एलिमेंट है। उसके बाद उसका रिलेटिव नंबर निकालना है। रिलेटिव नंबर कैसे निकालते हैं, तो जो परसेंटेज है और दिया गया है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना है, तो रिलेटिव नंबर निकलेगा। फिर जितने एलिमेंट दिए गए हैं 3 4, तो उन सबके रिलेटिव नंबर को देखना है आपको, और जो भी रिलेटिव नंबर है उसमें जो सबसे छोटा वाला है उसी से सबके इसमें डिवाइड कराना है। जो सबसे छोटा वाला है तो उसी से सबके रिलेटिव नंबर में डिवाइड कराना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या था हमारा 2.02। तो सिंपल रेशियो, बस यही थोड़ा दिमाग लगाना है, सिंपल रेशियो किस तरह से निकालना है। तो सिंपल रेशियो क्या होता है कि जो रिलेटिव नंबर उसका दिया गया है उसको डिवाइड कराना है सबसे छोटा जो रिलेटिव नंबर हमको मिला है, जो सबसे उसमें छोटा वाला दिख रहा है। तो 2.02 और वही था तो डिवाइड करा दिया, तो 4.07 था इसका रिलेटिव नंबर था। इसमें सबसे छोटे वाले डिवाइड करा दिया, सबसे छोटा तो 2.02 नंबर था, तो इससे डिवाइड करा दिया, तो हमारा आ गया सिंपल रेशियो 1:1। ठीक, इसके बाद अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमको मिल गया। अब एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया तो इसका हम लोगों को मास भी मिल जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला वेट मिल जाएगा, तो वो निकाल लेंगे हम लोग, वो निकला इसमें। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको चाहिए जाना किसमें है, सीधे इस फार्मूले में जाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, भाई सिंपल फार्मूला तो निकल चुका है, अब निकालना मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला का n। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल फार्मूला हमको पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है बस। अब कमी किस चीज़ की है, कमी है तो n निकालने की। तो n किस तरह से निकालेंगे, n का अलग से फार्मूला है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन सिंपल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसको डिवाइड करा देंगे हम लोग कितने से, सिंपल फार्मूला मास से, जो हमने यहाँ पे निकाला है सिंपल फार्मूला से। तो सिंपल फार्मूला निकाला है, उसके बाद उसका मास निकाला है, तो उससे जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू है यहाँ पर 2। अब इसी फार्मूले में रख देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा जो निकालना है वो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला का n। अब n है हमारा 2 और सिंपल फार्मूला भी हमको पता है, तो सिंपल फार्मूला यहाँ पर क्या है CH2Cl और बाहर है 2, और ये ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा क्या C2H2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई तो H4, Cl के साथ 2 का तो Cl2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C2H4Cl2। ठीक, अब ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। अब ये आप लोग इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा हमने आपको अलग ये क्वेश्चन इसलिए कराया है क्योंकि कभी कभी ना आपको अपने मन से गेस करना पड़ेगा, कभी कभी इसकी वैल्यू गेस करनी पड़ती है। हालांकि ज़्यादा केस ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन कभी कभार के लिए हम बता दे रहे हैं ये चीज़, तो ये आपको हो सकता है ना मिले, लेकिन समझ लीजिए अच्छा एक बार। ठीक, इसको समझ लीजिए, हो सकता है आपके इसमें ना आए इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार गेस करना पड़ सकता है, तो समझ लीजिए। एस्पिरिन कंटेन्स, ये एस्पिरिन है और इसमें कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया है, तीनों एलिमेंट का परसेंटेज दिया गया है। ठीक, अब इसमें आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकालना, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। ठीक, चलो तो अब क्या करेंगे, पहले वही करना है हमको। ये एलिमेंट लिख दिए CHO, इसके बाद जो इनका परसेंटेज है वो लिख दिया, फिर एटॉमिक वेट लिख दिया, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब लिख दिया एटॉमिक वेट। अब रिलेटिव नंबर निकालना है, तो रिलेटिव नंबर निकालो, किसे निकलेगा रिलेटिव नंबर, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर, इससे डिवाइड कराना है, परसेंटेज जो दिया गया उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कराना है। तो यहाँ पे कार्बन के लिए क्या आएगा रिलेटिव नंबर, तो 60 है परसेंटेज और एटॉमिक वेट कितना है 12, तो 60 से 12 को डिवाइड कराएंगे तो आएगा 5, रिलेटिव नंबर आ गया 5। फिर हाइड्रोजन का देखो, तो हाइड्रोजन में 4.48 परसेंटेज है, इसको 1 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा 4.48 इसमें, हाँ तो इसका 4.48। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज है 55.5 और एटॉमिक वेट है 16, तो ये 55.5 को हम लोग डिवाइड कराएंगे 16 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2.21।
ठीक। तो ये आ गए हमारे तीनों रिलेटिव नंबर। अब इसमें सबसे छोटा वाला ढूंढो कौन सा है, तो सबसे छोटा 2.21 ये तो है, ये है हमारा सबसे छोटा। ठीक, तो इसी से अब तीनों में डिवाइड कराना है, तो हमारा क्या आएगा, सिंपल रेशियो आएगा। अब कराओ डिवाइड। तो पहला क्या है, रिलेटिव नंबर 5, तो 5 में हम लोग डिवाइड कराएंगे सबसे छोटे वाले का 2.21, इसी से अब सबको डिवाइड कराना है। तो 5/2.21 करेंगे तो सिंपल रेशियो आएगा 2.25। इसके बाद फिर दूसरा हमारा क्या है 4.48, तो 4.48 में हम लोग 2.21 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा अप्रॉक्स 3, जो भी है 3 आएगा। ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, 2 लिखा है, हाँ 2, तो 2 आएगा। अरे करा के देख ले रहे हैं। तो 4.48 है, 2.21 है, 2 से 2, अरे 2 सीधे सीधे देखो ना, 2 से 4 कट रहा है 2 टाइम्स, तो 2 आएगा। ठीक, और इसके बाद तीसरे में तो 2, तीसरे में तो 2.21 है, इसी में इसी से डिवाइड कराना है तो 1 ही आएगा। तो ये आ गया सिंपल रेशियो 2.25, 2 और 1। ठीक, अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपल फार्मूला बनाओ। तो सिंपल फार्मूला क्या होगा, C2.25H2O। अब क्या कभी डेसिबल में सुने हो? देखो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। ठीक, एम्पेरिकल फार्मूला ही नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर लिख लेना, क्वेश्चन याद है। इसमें एम्पेरिकल फार्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलो, तो सिंपल फार्मूला आ गया हमारा C2.25H2O, ये आ गया सिंपल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला का n होता है। ठीक, अब यहाँ पे n हमको निकालना नहीं है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट में दिया गया है, तो अब हमको यहाँ पे निकालना नहीं है। यहाँ पे हमको n की वैल्यू गेस करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर डेसिमल में आया है सिंपल फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला, तो n की वैल्यू गेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम लोग अपने मन से, मतलब हाँ गेस करना होगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो कैसे गेस करेंगे हम लोग। तो क्या है, C2.25H2O है और बाहर ये सिंपल फार्मूला है और बाहर क्या है n, तो n की वैल्यू गेस करो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, तो 2.25 है इसका। अब डेसिमल में कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला सुने हो क्या? नहीं सुने हो ना। तो इसमें ऐसे का मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये डेसिमल हट जाए, या जो सबसे ऑलमोस्ट पूरा फिगर होता है, जैसे ये 2 पॉइंट डेसिमल में ना बचे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो उसके पास पहुंच जाए। ठीक, तो इसमें देखो 2.25 है, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2.25 है, तो 0.25 है, इसका मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 के लगभग पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं? हाँ, तो 2.25 में 4 का मल्टीप्लाई, मतलब 4 n की वैल्यू हमने यहाँ पे गेस की है कि हमको C2.25 था ना, C2.25H2O था हमारा, तो 2.25 को देख के हमको गेस करना है कि ये जो नंबर है हमारा, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कि ये किसी ऐसे नंबर के पास पहुंच जाए जो बिग हो या पूरी कंप्लीट हो। ये तो डेसिमल में है, इनकम्प्लीट है, कोई कंप्लीट नंबर के पास पहुंच जाए। तो इसके बाद 2.25 के बाद कंप्लीट नंबर कौन सा आएगा मल्टीप्लाई कराने पे, तो n 4 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 2.25 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2.2, तो अब कर दो 4, n की वैल्यू क्या रख देंगे, सीधे सीधे यहाँ पर हम गेस करके लिखेंगे 4, तो 4 रख देंगे n। तो ये एम्पेरिकल, ये सिंपल फॉर्मूला और इसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो C2.25 में 4 से मल्टीप्लाई तो हमारा आएगा C9। इसके बाद H2 है, H2 मतलब 4 से मल्टीप्लाई, तो H2 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H8 हो जाएगा, और O1 है तो O1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो O4 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिल गया हमको, C9H8O4। यहाँ पर हमने डायरेक्टली n की वैल्यू गेस की है, यहाँ पर हमने n की वैल्यू निकाली नहीं है, यहाँ पर हमने n की वैल्यू गेस करना पड़ा है क्योंकि ये डेसिमल में था। तो इसको ऐसे से मल्टीप्लाई कराएंगे n की वैल्यू निकालने के लिए, ऐसा नंबर कोई सोचेंगे जिससे कि ये ऑलमोस्ट राउंड फिगर या कंप्लीट वैल्यू के आसपास पहुंच जाए। तो 2.25 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी डेसिमल में रहेगा, 2 का कराएंगे तो भी तो 0.50 रहेगा, 3 से कराएंगे तो भी 0.75 में पहुंचेगा ये है। 2 ट्राई करा देख लो, 2.25 मल्टीप्लाई बाई 3 कराओ तो 2 3 जा 3 2 6 हो गया, लेकिन 6.75 कुछ हो जाएगा, तो ये भी तो पॉइंट में है अभी भी। तो 4 से कराएंगे, तो 4 से जब कराओगे तो 4 2 8 और प्लस 4 2 8 और इधर 0.25 है, और ये पूरा पहुंच जाएगा 1 में, तो 1 इधर हो जाएगा मतलब 9 हो जाएगा। तो 9 4 से में मल्टीप्लाई कराने पे होगा, तो 4 n की वैल्यू 4 हमने यहाँ पर आइडिया गेस करके हमने लिखी है, n की वैल्यू 4 आइडिया लगा के किया है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया C9H8O4। ठीक, और ये जो बाहर n जो निकलता है उसी का पूरे में मल्टीप्लाई होता है, पूरे सिंपल फॉर्मूला में। तो इस तरह से भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक।